हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। AK2 बीटेक 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट का सिलेबस का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। बिफोर वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीटेक 6 सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए कॉम्बो पैक ऑलरेडी गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें आपको टोटल 4 सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। इस कॉम्बो पैक में आपको वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, AKTU के PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, और साथ ही साथ प्लेसमेंट की तैयारी भी आपकी साथ में होती चली जाएगी। जैसे आप कॉम्बो पैक को परचेस करोगे तो कॉम्बो पैक को में जाके इनरोल कराओगे तो प्लेसमेंट की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। इन शॉर्ट, कॉम्बो पैक के जो फीचर हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराए जाएंगे। उन वीडियो लेक्चर का PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ AKTU के PYQ हम कवर करेंगे जो AKTU में आने की हैं, जिनकी ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, उनको अलग से डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ हर यूनिट का 1 शॉट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस। अगर मैं देखो, सब्जेक्ट के नाम से पता चल रहा है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और सभी के घरों में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग होता है, या फिर आपने देख तो रखा ही है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग सब लोग यूज़ करते हैं और सबको फंक्शन पता होता है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग को कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। बीटेक फर्स्ट ईयर में आपने सब्जेक्ट पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें भी थोड़ा सा रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का इंट्रोडक्शन आप लोग ले चुके हो। तो पहले आप वहीं से शुरुआत होगी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम से आप क्या समझते हो, कौन कौन से मेथड होते हैं, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड व्हाट इज द कार्नोट साइकिल, और आपने कुछ न्यूमेरिकल करे होंगे जिसमें COP के न्यूमेरिकल के होंगे, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के। तो पहले वाले पार्ट में वही उतना ही पार्ट है जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आप पढ़ना है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो मेनली 2 तरीके की साइकिल होती हैं, ओपन और क्लोज, और ये पढ़नी है हमें विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आप एयरक्राफ्ट में कितने तरीके के एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बूट स्ट्रैप, सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रीजेनरेटिव है, रिड्यूस एम्बिएंट है। तो ये थ्योरेटिकल है और इसके न्यूमेरिकल भी रहेंगे, राइट। तो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम 4-5 तरीके के हैं, उनके अलग अलग साइकिल हम डिस्कस करेंगे, और इसका हर टाइप का न्यूमेरिकल भी यहाँ पर कवर अप करेंगे। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो देखो, ये डायग्राम मैंने पहले से बना लिया है। 4 कंपोनेंट आपको याद होंगे कि आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग आप पढ़ते हो, जिसमें क्या होता है, C फॉर कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब और इवापोरेटर। ये 4 कंपोनेंट मेन होते हैं, और आपने इसकी साइकिल को थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, इस साइकिल में आपकी जैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, एक रेफ्रिजरेंट फ्लो करता रहता है। अब रेफ्रिजरेंट जो फ्लो करता है, मैं यहाँ पर पूरी वर्किंग डिस्कस नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए आपको बता देता हूँ। रेफ्रिजरेंट जब फ्लो करता है तो कभी तो वो वेपर की फॉर्म में होता है और कभी लिक्विड की फॉर्म में होता है। कभी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है और कभी उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो क्या करता है रेफ्रिजरेंट, क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, इवापोरेटर से। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो आपकी कूलिंग हो जाएगी भाई, रेफ्रिजरेटर के अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा रेफ्रिजरेंट, तो कूलिंग हो जाएगी। और हीट को रिजेक्ट कहाँ करेगा, बाहर जाके, यानी कंडेंसर में जाके हीट को रिजेक्ट करता है। तो ये साइकिल चलती चली जाती है। कैसे चलती है भाई, कंप्रेसर इलेक्ट्रिक वर्क लेता रहता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रिक वर्क इसे मिलता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता रहता है इन चारों कंपोनेंट्स में, और कूलिंग आपकी कंटिन्यूसली मिलती रहती है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो सबसे कॉमन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो VCRS सिस्टम है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, जो कि यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक है। तो ये जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, ये VCRS सिस्टम पे ही वर्क करता है। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हैं जो आपको पढ़नी है। देखो, सिंपल आपको VCRS की वर्किंग तो पढ़नी है, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे ये सब भी देखने हैं, टॉपिक्स देखने हैं कि सक्शन प्रेशर है, डिस्चार्ज प्रेशर है, इसका COP पे क्या इफेक्ट होता है। COP स्टैंड फॉर
कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि आपने हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के केस में आपने ऑलरेडी निकाल रखी होगी। नहीं निकाल रखी है तो एक एक करके यहाँ पर टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत सारी टर्म यहाँ पर नहीं आ रही हैं, जैसे सब कूलिंग हो गई, सुपर हीटिंग हो गई। सुपर हीटिंग मतलब टेम्परेचर जब कंप्रेसर से जाने के बाद कितना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है, तो वो सुपर हीटिंग में आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीसीआरएस में वीसीआरएस आपको आना ही आना चाहिए। वीसीआरएस में भी 5-6 तरीके की साइकिल है, अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग टीएच डायग्राम आपको अवेलेबल, मतलब अलग अलग टीएच डायग्राम आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग साइकिल से अलग अलग टीएच डायग्राम बन रहे हैं और हर न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें हो जाएगा। मल्टी स्टेज का मतलब हो गया भाई कंप्रेसर अगर एक से ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा इवापोरेटर यूज़ किए जा रहे हैं, राइट। तो बड़े बड़े सिस्टम में ऐसा करना पड़ता है। हमें मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम फ्लैश चैम्बर का भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरकूलिंग भी कर सकते हैं, मल्टी इवापोरेटर, कैस्केड सिस्टम, ये सब पढ़ना है। थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी कम है, ये थ्योरेटिकल है और इसमें न्यूमेरिकल आपका आता है वीसीआरएस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, सॉरी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन। देखो वेपर कंप्रेशन वैसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे हम इंडस्ट्रियल पर्पस में वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का भी खूब यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बस अंतर इतना है कि जो कंप्रेसर है वो लगा नहीं होता है। अब कंप्रेसर की जगह उसमें 2-3 कंपोनेंट और ऐड हो जाते हैं, जिसमें जो इफेक्ट हमें वहाँ पर कंप्रेसर में मिल रहा था, जो टेम्परेचर इंक्रीज का, वही इफेक्ट हमें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में भी मिल जाता है। तो उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का? वीसीआरएस और वीएआरएस को शॉर्ट में हम बोल देते हैं वीएआरएस। वीएआरएस और वीसीआरएस में क्या आपका कंपैरिजन यहाँ पर पढ़ना है, राइट। तो एब्जॉर्प्शन मिक्सचर, ये कुछ मतलब थोड़ा सा ये नए टॉपिक है आपके। टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायग्राम हो गया, एंथैल्पी कंसंट्रेशन डायग्राम आपको पढ़ना है ना। दो मिक्सचर की एडियाबैटिक मिक्सिंग कैसे की जाती है। अच्छा, दो टॉपिक इसमें मेन है। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की बात करें तो आपको पढ़ना है नंबर 1, ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल एज ए अमोनिया, ये एज इट इज क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रेफ्रिजरेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि रेफ्रिजरेंट थ्रू आउट द कंपोनेंट्स क्या करता है, सर्कुलेट होता रहता है, यानी कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब और इवेपोरेटर में सर्कुलेट करता है। तो रेफ्रिजरेंट कभी तो लिक्विड की फॉर्म में होता है, कभी वेपर की फॉर्म में होता है, उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सबसे मुख्य जो टॉपिक है वो आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, राइट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, और ये रेफ्रिजरेंट आपका ओजोन डिप्लेशन में, ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक हो गए, जैसे ओजोन डिप्लेशन में और ग्लोबल वार्मिंग में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमें क्या कंसिडरेशन लेना चाहिए, कितने टाइप्स के रेफ्रिजरेंट होते हैं और फ्यूचर रेफ्रिजरेंट क्या है। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट आ जाता है और रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेफ्रिजरेंट को हम किस तरीके से नेमिंग कैसे करते हैं, रेफ्रिजरेंट का नाम कैसे, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं तो उनको हम शॉर्ट में किस तरीके से नॉमेनक्लेचर हम रेफ्रिजरेंट का कैसे करते हैं, ये पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 3 में। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, एयर कंडीशनिंग। अभी तक हम बात कर रहे थे रेफ्रिजरेशन का, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो अभी तक तो बात करी हमने रेफ्रिजरेशन की, अब बात करेंगे एयर कंडीशनिंग की। तो आप कहोगे सर इसमें क्या अंतर है, दोनों में ही हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं। देखो भाई, रेफ्रिजरेशन में फ्रिज का टेम्परेचर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर तो बस 0 डिग्री तक चला जाता है ना, 0 डिग्री और माइनस में भी चला जाता है, लेकिन माइनस में आपका एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर नहीं जाता है। नंबर 1। नंबर 2, रेफ्रिजरेंट का काम सिर्फ और सिर्फ कूलिंग प्रोवाइड करना होता है, जबकि एयर कंडीशनिंग का काम कूलिंग भी करना रहता है और प्लस ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना भी रहता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी मतलब जो वाटर वेपर आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, अगर वो कम है या ज़्यादा है, ये ह्यूमन कंफर्ट को इफेक्ट करती है। यानी एयर कंडीशनिंग का डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि ह्यूमन उसमें कंफर्टेबल फील करे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का डिज़ाइन ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से नहीं किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर साइक्रोमेटिक एक टर्म आती है, साइक्रोमेटिक एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पर हम स्टडी ऑफ एयर करते हैं, जो मॉइस्चर होती है उसकी स्टडी करते हैं ताकि हम ह्यूमन को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें वाइल डिजाइनिंग द एयर कंडीशनिंग, राइट। तो यहाँ पर साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस
कौन कौन से होते हैं, एयर वाशर, तो कुछ कुछ टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। थर्मल एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम ह्यूमन कंफर्ट का ध्यान रख पाएंगे, राइट। तो ह्यूमन कंफर्ट चार्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो बहुत सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कोई बड़ा सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, सपोज किसी बिल्डिंग में सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाना है, तब आप उसकी लोड कैलकुलेशन कैसे करते हो। लोड कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर हो गया, इंटरनल हीट गेन हो गया, ग्रास सेंसिबल हीट फैक्टर हो गया, है ना, बाईपास फैक्टर हो गया। तो बहुत विंडो एयर कंडीशनिंग यहाँ पर वर्किंग पढ़ोगे आप, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। विंडो एयर कंडीशनिंग की भी वर्किंग पढ़नी है, और साथ ही साथ अगर कोई बड़ा सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग डिजाइन करना है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे। तो बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, और बहुत ही मतलब मजा आएगा आपको पढ़ने में। कंसेप्शनल यूनिट है और इसको प्रैक्टिकल से रिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 बहुत ही आसान है और पूरी की पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है। जो मैंने बात करी आपकी कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस मतलब कैपिलरी ट्यूब और इवोपरेटर, इनकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके की होती है, कितने तरीके के कंप्रेसर होते हैं, कितने तरीके के इवोपरेटर होते हैं, तो ये थ्योरेटिकली हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 के पहले पार्ट में। यूनिट नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल अंडरस्टूड है, आप इसे पढ़ोगे। एप्लीकेशंस, जो इस सब्जेक्ट की जो एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं आरएसी का कंसेप्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का हम ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में भी यूज़ कर सकते हैं, आइस प्लांट में यूज़ करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशन है, और साथ ही साथ कुछ अलग तरीके की, देखो दो तो हमने पढ़ लिए, VCRS पढ़ लिया और VARS पढ़ लिया स्टार्टिंग की यूनिट्स में। तो इसके अलावा भी और कुछ अलग मिसलेनियस रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, जैसे ये आपका हो गया स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, वॉर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। तो अदर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ क्या क्या एप्लीकेशन होती है इस सब्जेक्ट की, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, ये यूनिट नंबर 5 में हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।